जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का जो हमारा काव्य बोध है उसकी व्याकरण का एक टॉपिक जो है हमारा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या है, तो दोनों काव्य के उदाहरण हैं, दोनों काव्य के भेद हैं। इसके उदाहरण भी हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जो है उसमें किसी व्यक्ति, किसी कथा, किसी महापुरुष की कोई कहानी चलती है और वो क्रमबद्ध चलती है, यानी कि एक छंद उसके बारे में कहा गया है तो अगला छंद भी उस जानकारी को और बढ़ाता है, फिर अगला छंद आता है तो वो भी उसी जानकारी को और अधिक हमारी बढ़ाता जाता है। यानी कि एक छंद दूसरे से रिलेवेंट होता है, इंटरकनेक्ट होता है। यही हमारा प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य को समझ लेते हैं डेफिनेशन में। जब किसी काव्य में एक कथा का सूत्र विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़ा रहे, वही बात, एक छंद से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य में कथा क्रमशः रूप से कोई कथा जुड़ी रहती है, यानी कि सारे छंद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उस कथा के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाते जाते हैं। उदाहरण दिए इसमें रामचरितमानस, पंचवटी, यशोधरा, कामायनी, सुदामा चरित, ये सभी जो है हमारे प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। अब प्रबंध काव्य के भेद या भाग या भेद, तो इसके दो भेद हैं, एक तो महाकाव्य और दूसरा जो है खंड काव्य। महाकाव्य जो है इसमें किसी महापुरुष के जीवन के सभी भागों का वर्णन होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहना है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में हमको महाकाव्य से मिलती है। खंड काव्य उसका उल्टा है। इसको देख लेते हैं हम। काव्य के भेद, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। किसी काव्य में जब किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है वह महाकाव्य होता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है, एवं जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी, ये दोनों महाकाव्य के उदाहरण हैं। वाल्मीकि की रामायण इसलिए नहीं कहना कि वो संस्कृत में लिखी हुई है। रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है, जबकि कामायनी में मनु और श्रद्धा के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। खंड काव्य देख लेते हैं। जब किसी काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग को, किसी महापुरुष के जीवन के प्रेम को बताना हो, उसके बचपन को बताना हो, उसकी वृद्धावस्था को बताना हो, उसके किसी युद्ध का वर्णन करना हो, किसी भी एक भाग को लेकर के जब वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर हमारा खंड काव्य होगा। जीवन के किसी एक भाग को प्रस्तुत किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो पंचवटी लिखी गई है वह नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित, ये दोनों खंड काव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य जो है, प्रबंध काव्य में क्या हो रहा था, एक छंद दूसरे से रिलेवेंट कर रहा था, इंटरवाइंड थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण छंद होगा। एक छंद का अर्थ स्पष्ट हो गया, उसका कोई रिलेवेंस दूसरे छंद से नहीं है, दूसरा छंद पूरा अपना सेपरेट है। काव्य में जब प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र रहता है, एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता है, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य के विषय में कहा है, ये कोटेशन हम प्रयोग कर सकते हैं जब इसकी डेफिनेशन लिखें। मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, दो प्रमुख उदाहरण हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। गेय मुक्तक में भाव की प्रधानता, पाठ्य मुक्तक में विचारों की प्रधानता। गेय मुक्तक को गाने वाले लोग मीरा, कबीर और तुलसी है। पाठ्य मुक्तक को गाने वाले लोग बिहारी, रहीम और देव आदि है। ये इसमें ईश्वर भक्ति है, इसलिए यहाँ पर भाव है, श्रद्धा है, यहाँ पर ये समाज सुधार की बातें हैं, इसलिए यहाँ पर विचारों की प्रधानता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।